एस्केलेशन नहीं चाहता। तो कुल मिलाकर ये है कि कुछ लीडर्स हैं जो बहुत मैच्योर हैं और यही चीज़ हमें रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अमेरिका के बेसेस ही ईरान का टारगेट है लेजिटिमेट। और ये जो इस वक्त लाइव वीडियोस आप दिखा रहे हैं ये सब, तो ये गालिबन बहरीन का है या शायद कुवैत का है। जी यहाँ पे जी बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए, बिल्कुल आपने कई ऐसी बातें कही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बातें अहमदी निजात साहब को लेकर के। तो ऐसी ऐसी बातें कि वो अंडरग्राउंड है, अंडर कवर है, और क्या है, उनको जो है अंडर अरेस्ट है, अजीब तरह की बातें। और अब ये बयान दे रहा, सवाल ये है कि क्या कोई अपने स्पाई को बताता भी है कि मेरा कौन स्पाई है, और इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में। तो ये दुनिया के सामने मजाक बन रहे हैं। और कुछ लोग उसको जो थोड़ा से ये चाहते हैं कि भाई ईरान में कुछ ऐसी चीज निकल आए कि हम बात कर सकें, वो भी इसमें शामिल हो गए कि भाई पता नहीं क्या क्या ईरान में हो रहा है, पता नहीं ईरानी कैसे हैं, ये इस तरह की चीजें। यानी एक जो शर पैदा करना ना कहते हैं कि वो कुछ ऐसा पैदा कर दो। लेकिन सब ने देखा कि ईरान क्या है, ईरान किस तरह से मुत्तहिद है। और इत्तेहाद की वजह मैं आज आपको बता दूं, इत्तेहाद की वजह दीन है और दीन पे साबित कदम है। और वो दीन जिसे इमाम हुसैन ने बचाया, ये भी मैं बताऊं, जो असल में दीन है इस्लाम जिसको हम कहते हैं, इसमें कोई मुझे तरद्दुद नहीं है ये बात कहने, किसी तरह का तकल्लुफ नहीं, वही चीज। और उसको वो फॉलो कर रहे हैं, आप किसी नजरिए से देखें। तो बहरहाल मैं अभी और आऊंगा अब्दुल वाहिद साहब पास। और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होती है कि इस वक्त 430 लोग हमसे जुड़ गए इतनी रात होने के बावजूद, यानी टाइम चलना शुरू। ये हमारी जो भी आप इसको समझ लीजिए कि अगर हम सेमिनार भी करें इस टॉपिक पे तो शायद इतने लोग हम जमा न कर सकें अपनी बात कहने के लिए, और इतने लोग सुन रहे लगातार। तो ये बहुत बहुत तमाम लोगों का शुक्रिया। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी खबर, जयदीप साहब बुंदेला भी आ गए हैं, उन्होंने खबर दी है बहरीन पर अब क्लस्टर, यहाँ वॉरहेड वाली मिसाइल से हमला किया गया है। यहाँ पे मिसाइल फटने के बाद दर्जनों वॉरहेड वीडियो करते दिखे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बहरीन के आसमान पर दिवाली जैसा मंजर है। यहाँ पे ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ जब हम आपसे बात कर रहे हैं। तो ये जंग का एक नजारा है और ईरान ने साफ कह दिया है कि हम सिर्फ जो इनके बेसेस हैं उसको निशाना बना रहे हैं, बेस के अलावा हमारी मिसाइलें कहीं नहीं जाएंगी। ये बहुत क्लियर कट कह दिया है। तो यहाँ पे देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त यार ब्रेकिंग न्यूज जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने हमें दी है। और ये यहाँ पे क्लस्टर मिसाइल सिराज से दागी गई है, बहुत हैवी मिसाइल बताई जा रही है, सिराज से मिसाइल सिराज से इसे दागा गया है। तो ये आप देखिए, इस पे मैं अभी और आपको डिटेल दूंगा। और यहाँ मिसाइल का वीडियो मुमताज भाई आपको भेजा है, वो हमें मिसाइल का वीडियो भी आया है, मैं कोशिश करूंगा कि उसे मैं आपको दिखा सकूं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, फिरोज बख्श साहब, कल तो आपने बड़े झंडे गाड़े, बड़ी अच्छी निजामत, बहुत एंकरिंग आपने की और पूरा, और आपने अपनी बातें भी बहुत सलीके से रखी। मैं बहुत आपका मकरूज हूँ, शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इस वक्त कैसे हालात को देख रहे हैं, क्योंकि हालात जो है वो बहरहाल अच्छे नहीं बताए जा रहे। जी, डॉक्टर मुमताज आलम रजवी साहब, राजा सिंह राजपूत साहब, जयदीप सिंह बुंदेला साहब, इसके अलावा जितने भी आपके और एक्सपर्ट्स हैं, और हमारे भाई साहब तो हैं ही हमारे सामने, परवेज गुलफशाह साहिबा, रेशमा बानो साहिबा, अब जमील साहब, सूर्यवंशी साहब, जाहिद साहब, रईस साहब, सुवर्णा रॉय साहब, और जितने भी नाम मुझे याद थे, हसन रिजवी साहब मैंने ले दिए, और जो नाम मैं नहीं ले सका उसके लिए माजरत। लेकिन आपने मुझसे पूछा है कि सूरत हाल कैसी है। सूरत हाल देखिए बड़ी तशवीशनाक है, और उसके लिए हम बड़े फिक्रमंद हैं। बावजूद इसके कि अभी अभी कोई तकरीबन 30-40 मिनट पहले ईरान ने कुवैत पर बड़ा ज़बरदस्त हमला किया है। बहरीन का तो आपने बता ही दिया है। और MQ9 जो उनका एक सेंटर था, वहाँ पे आपका
इसके अंदर कुवैत के अंदर उसकी ये जो फैक्ट्री थी इराकी बॉर्डर से इन्होंने किया है। ये रिपर ड्रोन बनाते थे यहाँ पे अमेरिका वाले, उसको तबाह कर दिया है। अलावा इसके कतर के ऊपर भी जो लॉजिस्टिकल हब हुआ करता था वहां पे भी हमला किया है और उसको भी काफी नुकसान पहुंचाया है। जितना एक तरह से वो माइंड वर्क होता था कतर से, वहां उन्होंने अपने मिसाइल दागी है। और अलावा उसके एक और जो मतलब अच्छा खासा हमला किया है इन्होंने बहरीन पे भी किया है, ठीक है। और वहाँ कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, ये सारी चीजें जो हैं मतलब चल रही हैं। अब देखिए ये हालात इसलिए तशवीशनाक हैं क्योंकि ये अब कंप्लीट मुकम्मल जंग के अंदर बदल चुका है। अभी तक जंग ऐसी चल रही थी 40 दिन 12 दिन जो भी है। अब ये जंग जो है ये अब काफी लंबी चलेगी, रुक रुक के चलेगी। जैसे 40 दिन हो गई, पहले 12 दिन हो गई, 1 महीने चल पड़ेगी, 3 महीने चल पड़ेगी। ये साल साल चलने वाली मुझे जंग लगती है, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि भाई वो ये महायुद्ध होगा, 3rd वर्ल्ड वॉर होगी, ऐसा नजर नहीं आता, ठीक है। और अगर महायुद्ध होना होता, 3rd वर्ल्ड वॉर होनी होती तो ये पहले हो चुकी होती। मैं रोकूंगा थोड़ा सा। यहाँ फिरोज बख्श साहब, यहाँ पे जयदीप साहब ने कहा है कि मुझे शक है कि बहरीन पर सब मुनशस्त के साथ खुर्रम शहर पीएम का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी हैं। यहाँ पे जयदीप साहब ने लिखा है संभवतः बहुत सारे ड्रोनों के झुंड से भी हमला लग रहा है, लोगों की खिड़कियां दरवाजे हिलने की खबर है। तो यहाँ पे आप ये देखिए बहुत बड़ा ये हमला माना जा रहा है, बहुत बड़ा हमला इस वक्त किया जा रहा है, जो कि जो बेसेस है अमेरिका के बहरीन में, उस पे ईरान ने बड़े हमले किए हैं। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि फिरोज बख्श साहब, ये हमले क्या इस बात की दलील है कि जब तक क्योंकि ईरान ने कहा है कि अगर तुम हमारे यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के गिर्द पेश रहोगे तो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। और ईरान ने बहुत क्लियर कट कह के ये हमला किया। और जो सरप्राइज अटैक, क्या इसे सरप्राइज अटैक भी कहा जाएगा फिरोज बख्श साहब? और इससे पहले अभी मैं कुछ सवाल जो है वो अब्दुल वाहिद साहब के लिए भी रख रखे, लेकिन ये सवाल फिरोज बख्श साहब थे और फिर मैं अब्दुल वाहिद साहब पर बहुत जल्दी आ रहा हूँ। जी देखिए, ऐसा है कि एक तरफ तो ईरान जवाब दे रहा है, भरपूर जवाब दे रहा है, और अब आगे से जो भी कार्रवाई होगी उसमें आप देखें, आपने नाम लिया सरप्राइज, आपने लफ्ज सरप्राइज इस्तेमाल किया है, तो ईरान अब प्रीएम्प्ट भी करना शुरू कर रहा है, ठीक है। और उसकी शुरुआत उसने कर दी है। अभी जो आधे पौने घंटे पहले इस पे अटैक हुआ है कुवैत पे, तो ये उसकी शुरुआत है। दूसरी बात देखिए यह है कि अमेरिका ने भी एक अपनी फ्लीट वहां डाल दी है हॉर्मुज पे। ये जो फ्लीट है ये ड्रोन बोट्स हैं, इन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया है बंदर अब्बास को। हॉर्मुज का जो भी सिलसिला है जो ईरान के वाटर्स के साथ चल रहा है, इन्होंने साहिल पे काफी चीजों को बर्बाद किया है, चाहे वो उनकी ड्रोन फैक्ट्री हो या वहां पर उनका सर्विलांस ऑफिस हो। काफी नुकसान ईरान को भी इन्होंने पहुंचाया है। तो अब ये प्रॉपर जंग शुरू हो गई। और आज कुछ घंटों पहले ईरान की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है और उस बिल में ये कहा गया है, देखिए ईरान में ये तो सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि एक तो जो है नरम दल है, एक है गरम दल। तो ईरान की पार्लियामेंट ने ये बिल पास किया है कि रेवोल्यूशनरी जहन से सब लोग काम करेंगे, चाहे वो अब आजकल के सुप्रीम कमांडर हो मुस्तफा साहब, चाहे पेजेश्कियान साहब हो, IRGC हो, कोई भी हो, ठीक है। अब ये फैसला कर दिया है इन्होंने कि हमें कहीं से कहीं तक नरमी नहीं दिखानी है। बासूरत सिचुएशन को ये लोग ज्यादा समझते हैं, हम तो दूर से बैठ के कमेंट करते हैं, कुछ स्टडी कर लेते हैं उससे, लेकिन असल जो खेल रहे हैं वो ईरान के लोग खेल रहे हैं। तो अब इसमें बस एक बात और कह के बात को मैं मुकम्मल करूंगा। देखिए
ये जो जंग थी, अब ये साफ जाहिर हो गया है, ना तो ईरान के लिए ना अमेरिका के लिए ये एटम बम बनाने वाला मामला नहीं था। ठीक है, यूरेनियम की को कितना डेवलप किया गया है वो मामला नहीं था। ये मामला जो था ये ईरान पे कब्जा करने का था, और ईरान का जो मकसद था वो ये था कि हॉर्मुज को वो अपने कंट्रोल में रखे। ठीक है, अब अमेरिका का ये कहना कि हम ईरान का एक भी जहाज नहीं गुजरने देंगे, अब तक ईरान ने 70 मिलियन बैरल जो है तेल भेज दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। ये अपना नाकाबंदी करेंगे, वहां ईरान के शिप्स को रोकेंगे, क्या करेंगे, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन ये जो दादागिरी है, ये जो शोधापन है अमेरिका का, ये इट मस्ट स्टॉप। ये अमेरिका कोई नहीं होता वहां पर कब्जा करने वाला। कल को अमेरिका कह देगा ये जो इंडियन ओशन है इस पे भी हमारा हक है, ये भी हमारी जगह है, हिंदुस्तान के शिप को हम नहीं गुजरने देंगे। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। तो अब यह है कि बड़ा खतरनाक मामला हो गया है, सिर्फ ईरान के लिए, अमेरिका के लिए, मैं फिर आऊंगा, मैं फिरोज साहब फिर दुनिया आऊंगा, के लिए। फिर आऊंगा, हाँ, फिर आऊंगा। तो यहाँ पे बड़ी खबर आ रही, देखिए अब वो मैं देना चाहता हूँ। और यहाँ पे बहरेन द्वारा यहाँ पे कहा जा रहा है इतने सारे इंटरसेप्टर छोड़े गए हैं कि वो आपस में भी टकरा गए। इसकी वजह से भी वहां बहुत ज्यादा आवाजें आ रही, यानी घबराहट में कह लीजिए या जो भी कि इंटरसेप्टर जो है वो आपस में टकरा गए, तो उसकी वजह से भी ये है। और इसके अलावा बहरैन के यहाँ पे मामिर क्या है, इंडस्ट्रियल जोन को तबाह किया गया है। यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो अब देखी जा रही, ताकि आग को, जो आग लग गई उसको बुझाया जा सके। ये हमले जो है, मैं अब्दुल वाहिद साहब, ये जो बहरैन पे अटैक हो या और जो बेसिस अटैक हो, तो ईरान ने बहुत क्लियर कर कह दिया था कि हम इनके बेसिस को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बहुत बड़ा, और आज ये खबर है, कल से ये खबर चल रही है कि बहुत सारे असलहे जो है वो रूस और चीन से भी पहुंच चुके हैं ईरान। तो ये मजबूती, क्या ये माना जाए कि अब ईरान आर पार के मूड में आ गया है और ईरान इस तरह के सरप्राइजिंग अटैक करने लगा है? देखिए, बहुत पहले से जो है हम लोगों ने कई बार इस पे जो है डिस्कस किया है, और फिरोज बख्श साहब वाकिफ होंगे लग कि रहा है हमने आप ही कई की बार बात नाम मान ली, क्या लग रहा है के आपका मशवरा मान लिया, लग रहा है आप नहीं, मुझे याद है नहीं नहीं, आपके मतलब मशवरे पे अमल हो रहा आपका जो है, आपका चैनल बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, तो फिर हम ये मान के चलें कि 24 घंटे के लिए अगले राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद होने जा रहे हैं। तो अब जो है, क्योंकि ये जो पूरा स्टाइल है ये अरे ईरान का, कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ जी भी नहीं कहा जा सकता। जी, तो ये जो है सूरत हाल है। देखिए, ऐसा है कि एक चीज और जो है इस वक्त मीडिया में है। आप देखिए कि भाई नेटो अलायंस है, लोग बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का अलायंस है सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पे हमला माना जाएगा। दोनों में ट्रीटी है ना ये पिछले साल की। अब आप बताइए कि ऐसे नेटो में भी ट्रीटी है कि भाई नेटो के किसी मुल्क पर हमला उस पर हमला माना जाएगा। तो अमेरिका भी मुझे लगता है कि शायद नेटो का मेंबर है, नेटो का मेंबर तो है, बहुत ही की मेंबर है। अब आप बताइए, ईरान जो है उस पर 1.5 साल से मार रहा है, मतलब 1.5 साल, मतलब हम उसमें लें कि 2025 2026, या फिर आप उसको 6 7 8 महीने बोल लीजिए आप। तो कौन से नेटो मुल्क बचाने आए हैं भी अमेरिका को? ईरान ने इतने बेसेस तबाह कर दिए उसके मिडिल ईस्ट के अंदर, यहाँ वहां। कोई यूरोपीय मुल्क बचाने आया अमेरिका को कि साहब हम आते हैं? और जब ये साहब ने जो है, डीजे साहब ने जब ये 20% लगाया है कि अभी मैं ड्यूटी लगाऊंगा, टैक्स लूंगा, जॉर्जिया मेलोनी का बयान आ गया इटली का, हम इसकी मुखालिफत करते हैं। अब बताइए, आपने सुना होगा एक इदारा है, अक़वाम मुत्तहिदा बोलते हैं लोग उसको, यूनाइटेड नेशन, तो उसने कानून बनाया था। अब इदारा था ही कहना पड़ेगा, क्योंकि अब इस तरह के इदारे अपनी मानवियत खोते जा रहे हैं। उसने कानून बनाया था कि भाई फ्री नेविगेशन होगा, समंदर में जाएंगे और 200 के आसपास का 1 किलोमीटर का एक एरिया होता था कि इतने नॉटिक माइल तक उस कंट्री की टेरिटरी मानी जाएगी। उसके बाद वाला वो इंटरनेशनल वाटर, और उसमें फ्री नेविगेशन
एक बुनियादी हक है। अब आप बताइए कि क्या हुआ उसका भाई? क्या अमेरिका वायलेट नहीं कर रहा है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर जो ये फ्री नेविगेशन की बात करता है अक़वाम मुत्तहिदा, क्या उसके जो है यूएनसीएलओएस यूनाइटेड नेशन के जो क्लॉज़ हैं, क्या ये उसकी जो है नहीं हो रही है लॉज़ ऑफ द सी? तो ये सारी की सारी बातें हैं कि भई दुनिया चल कहाँ रही है। और दूसरी बात जो आपने रशिया की कि भई रूस का, चीन का क्या रोल है? तो देखिए इनके सारी की सारी चीज़ें टेस्टेड हैं। अभी जो है आपने पढ़ा होगा हमारे यहाँ गोदी चैनल ने भी दिखाया था कि प्रलयंकारी, विध्वंसक, युद्धक विमान तेहरान में देखा गया है रूस का। तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि उसके लिए ईरान ने टिकट लगाया होगा कि आइए नुमाइश लगी है, रूस का जहाज देखिए ₹500, ₹1000, $1000। भाई रूस का अगर कोई प्लेन इतना विध्वंसक है कि उसका नाम ही प्रलयंकारी विध्वंसक वायुयान है, तो फिर आप बताइए कि भाई वो तो किसी नुमाइश के लिए आया नहीं होगा, किस लिए आया है? आपको याद है कि जब वो कासिम सुलेमानी का जो कत्ल हुआ था इराक में, जब वो पहली टर्म थी डोनाल्ड ट्रंप की, तो उस वक़्त ईरान ने इराक में और बहुत सारे बेसेस में इनके 30 से ज़्यादा मिसाइल मारे थे ईरान ने। आपको मालूम है उस वक़्त पुतिन कहाँ थे? पुतिन 5 घंटे के लिए दमिश्क में आके बैठ गए थे। ट्रंप काउंटर अटैक करने वाला था ईरान पर। उसके जो है जितने लोग थे उन्होंने मशवरा दिया कि भाई पुतिन बैठे हुए हैं दमिश्क के अंदर। फिर तुम्हारे कितने बेसेस उड़ेंगे ये बात ध्यान रखना। अभी तो सिर्फ ये एक दिखाने के लिए एक ट्रेलर है ये ईरान का बस। तो ईरान उसके बाद अटैक नहीं करेगा, तो इसलिए काउंटर अटैक मत कीजिए, ट्रंप मान गया। तो आप बताइए पुतिन चुपचाप जाके बैठे थे तब ये हालत हो गई थी। इस टाइम तो बाकायदे प्रलयंकारी युद्धक और पता नहीं क्या-क्या नाम उसके लिए जा रहे हैं कि ये है इतना विशालकाय विमान। तो ये ईरान में कर क्या रहा है? अगर वो नुमाइश के लिए नहीं आया है, टिकट नहीं लग रहा उसका तो, बच्चों को अगर पिकनिक पे लेके नहीं जाना है। तो आप बताइए कि भई ये सब है तो सूरत-ए-हाल क्या है इसकी? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं छुप-छुपा के चीन और ये सब मदद कर रहे हैं। तो भई पता नहीं कौन-सी ऐसी छुपी हुई मदद है कि वो सबको दिख रही है। मीडिया में आ रही है लेकिन छुपी हुई मदद है। डोनाल्ड ट्रंप मई में गए थे बीजिंग में, उसी दौरान एक प्लेन चाइना का उतरा भारी भयंकर ईरान में, तो वो भी शायद जो है गुपचुप जो है छुप-छुपा के आया होगा। हम सबको मालूम हो गया लेकिन नहीं मालूम हुआ तो ट्रंप को, क्योंकि वो छुप-छुपा के आया था। मतलब ये मीडिया वाले कैसी बातें करते हैं, बड़ा खुफिया चल रहा है। भई इसमें इसके अंदर खुफिया क्या है? पूरी दुनिया जान रही है और आप बोल रहे हैं खुफिया है। तो कई बार जो है बहुत सारी बातें समझ में नहीं आता है कि भई ये खुफिया है या इसको खुफिया कहकर बताया जा रहा है। कई बार होता है कि जब आप बहुत सारी चीज़ों को प्रचारित या प्रसारित करना चाहें कि खूब बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में इसका जो है सर्कुलेशन हो, तो आप जानते हैं कि फलाँ आदमी है उसके पेट में बात नहीं पचती। तो आप उससे एक बात ज़रूर कहते हैं, देखो किसी को बताना मत। अब जो है फिर वो बात कहाँ-कहाँ तक वो बताएगा, फिर आप भूल जाइए। तो कई बार ऐसा नहीं, कहना पड़ता है देखो जैसे बताना मत। अब्दुल जी। वाहिद साहब, जैसे होता है ना कि किसी ने कहा कि भाई आज मैंने एक बड़ा खीरा देखा, और फिर वो दूसरे बताए कि भाई बड़ा खीरा, तो उसने साइज अपना बता दिए बड़ा के हिसाब से कितना बड़ा। अब वो करते करते घूम के फिर उसी के पास बात पहुंची, हाँ भाई आज बहुत बड़ा खीरा देखा गया। अब वो तो मतलब हम हाथ भी नहीं थे कितना बड़ा। तो उसी तरह से ये मीडिया वाले हमारे कोई बात का बतंगड़ जिसको हम कहते हैं, तो चूंकि कैसे सबकत ले जाए कि उस चैनल पे ये चल रहा है, तो हम कैसे बिल्कुल अलग एक ऐसा चला दे बिल्कुल एक धमाका खेल आ जाए। तो इसकी वजह से अब मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, वो जो खबर आ रही है वो ये कि यहाँ पे देखिए बहरीन में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाने के कारण अब बहरीन फाइटर जेट के थ्रू ड्रोनों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे आप ये देखिए, ये जो इनका पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम हो गया है। जयदीप सिंह मुंदला साहब ने किया, यादवेंद्र दत्त मिश्रा जी भी आ चुके हैं, नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब भी यहाँ नसीरुद्दीन साहब आ गए। ये सारे लोग यहाँ पे कुछ जराए से खबर है कि कुवैत वाले धमाकों की शॉक वेव जो है वो वेस्टर्न ईरान और इराक तक पहुंची है। ये आप देखिए, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी इस वक्त की सूरत हाल है। अब्दुल वाहिद साहब कंटिन्यू कीजिए कि ये हमले जो है इस तरह के ईरान के क्या मतलब, इसके क्या मैसेज जाएंगे
क्या क्या जो लोग मुस्लिम ममालिक और ये वो, या जैसा कि ईरान ने आज दोपहर में ही कह दिया था कि हम आपस में नहीं लड़ रहे हैं। अब्दुल भाई साहब, देखिए ऐसा है कि इसका बिल्कुल वाज़ेह पैगाम है ईरान का कि हम मुस्लिम कंट्रीज़ को या अपने ब्रदर मुल्कों को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हमारा लेजिटिमेट टारगेट अमेरिकन बेसेस हैं और ये जहाँ ईरान ने मिसाइल मारे हैं वो बेसेस हैं। कई बार ऐसा होता है कि मिसाइल इंटरसेप्ट हो रहा है, लेकिन इंटरसेप्ट होने के दौरान जहाँ वो गिरा है, तो हो सकता है कि वो सिविलियन आबादी हो, उसके शार्पनर्स वगैरह ये सब बहुत सारी जगहों पर पॉसिबिलिटी है इसकी कि वो गिरे, तो वो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन असल हदफ, असल निशाना क्या था? असल निशाना अमेरिकन बेसेस हैं और ये पूरी दुनिया जानती है। भई ईरान पर जितने हमले किए जा रहे हैं, क्या वो इस्राइल से हो रहे हैं हमले? इस वक़्त इस्राइल से हमले ईरान पर क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि इस्राइल को मालूम है, अब दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ईरान के पास किस रेंज के हैं मिसाइल, दुनिया जानती है कि वो पूरे रात भर, दिन भर, चौबीसों घंटे 24/7 मिसाइल इस्राइल पे दाग सकता है ईरान, इतनी कैपेबिलिटी है उसकी। तो क्योंकि इस्राइल डरा हुआ है, इस्राइल के पास खुद नहीं है, तो उसने सोचा ये है कि भई अपने सारे सिस्टम लगा के इन्हीं मुल्कों के बेसिस के से ही ईरान पर अटैक किया जाए। एक भी अटैक इस्राइल के उससे नहीं आया है ईरान के ऊपर। ये सारे के सारे अटैक ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन वगैरह यहाँ से हो रहे हैं। सॉरी, ओमान का नाम आ गया गलती से। तो अब जो है बताइए कि जब ये सारे के सारे अटैक वहां से आ रहे हैं, तो फिर ईरान कहाँ मारेगा? आपके ऊपर हमला होगा चीन से, तो क्या आप नेपाल को मारेंगे? भाई जहां से हमला होगा उस कंट्री में, वहां पे जहां-जहां बेसेस हैं वहीं तो आप मारेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए कि वो बहरीन से मिसाइल दागे जा रहे हैं, तो क्या वो बहरीन के हैं मिसाइल या अमेरिकन बेस से हैं वो मिसाइल दागे जा रहे हैं? तो कुल मिलाकर ये है कि सिनेरियो ये है। और दूसरी बात ये है, जो लोग बोलते हैं कि भई एक लड़ाई हो जाएगी, क्या सऊदी अरब की, जैसा मैंने आपको बताया कि भई नेटो का इतना बड़ा अलायंस है, कितने नेटो वाले बचाने आए यूक्रेन को? सारे के सारे नेटो वाले लगे पड़े हैं। रशिया मार रहा है या नहीं 3 साल से? ज़्यादा अरसा हो गया। आप बताइए कि रशिया की कोई 1 इंच ज़मीन कब्ज़ा की हो, इन सारे नेटो ने मिलके अब तक? तो यही हालत है, क्या ईरान के खिलाफ जंग में कूदेंगे ये? जिसकी अपनी खुद ना हो, वो सिर्फ ट्रीटी कर ले पाकिस्तान से कि पाकिस्तान बचाने आएगा, पाकिस्तान पहले खुद को बचा ले। वहाँ बलूचिस्तान वाले हैं, वहाँ अफ़गान वाले हैं, इन सारे मोर्चों पे पाकिस्तान लड़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो है कश्मीर, वहाँ के अंदर आप देखिए कितना प्रोटेस्ट हो रहा है पीओके में। तो पाकिस्तान पहले अपने जो है झगड़े सुलझाएगा या वो सऊदी अरब को बचाने जाएगा? तो कुल मिलाकर ये है कि इस तरह की बहुत सारी ट्रीटी होती हैं, कागज़ों में लिखा जाता है, तुम पर हमला, मुझ पर हमला, मुझ पर हमला, तुम पर हमला। कौन किसको बचाने जाता है, दुनिया ने देखा है। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर ये ऐसा ईरान कर रहा है, तो ईरान को उधर से कोई इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स अमेरिका के अलावा किसी का नहीं मिलने वाला है। और ये जितने मुल्क हैं बयान वगैरह देंगे, उससे हद से ज़्यादा नहीं जाएँगे। हाँ, हूसी वगैरह, यमन वगैरह पर कुछ सऊदी वगैरह के ग्रुप के जो है अटैक की पॉसिबिलिटी है और जिसके जवाब में रिटेलिएटरी स्ट्राइक भी हो सकती है वहाँ से। लेकिन ईरान पर अरब ममालिक खुद आकर के अटैक करें, अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा कोई सिनेरियो दिखाई नहीं देता। लेकिन ये है कि राय आम्मा को ईरान के खिलाफ भड़काने में मदद ज़रूर मिलेगी। वो कैसे मिलेगी वो भी आप जानते हैं। हमारे यहाँ मसलकी इंतहा पसंदी भी है। देवबंदी बरेलवी को बोलता है काफ़िर है, बरेलवी बोलता है देवबंदी को काफ़िर है। इन सबके नज़दीक जमात इस्लामी वाले काफ़िर हैं। जमात इस्लामी तो खैर फतवा लगाती नहीं किसी पे, क्योंकि वो एक दूसरे तरह की है। तो लेकिन और इन सबके नज़दीक शिया काफ़िर हैं। भाई सवाल ये है, फिर शियाओं का वो है। तो कुल मिलाकर ये है कि भाई फिर दुनिया में मुसलमान है कहाँ? अगर ये सारे फतवे सही होते हैं, फिर तो सारे काफ़िर ही हैं, फिर मुसलमान कहाँ हैं? तो ये सारे के सारे ऐसे, तो एक मसलकी इंतहा पसंदी जो है, जिसने जकड़ रखा है, ऐसे लोगों को थोड़ा-सा, जैसे मैंने कल बताया था फिरोज साहब थे कि भाई सऊदी अरब के कुछ लोग थे पेरोल पे जिनको मबूस कहा जाता था। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएँगे आपको कहते हुए कि भाई देखिए हम जानते हैं कि भाई फलाँ मुल्क हक पे है, फलाँ ना हक पे है, लेकिन हम हमेशा सऊदी अरब के साथ रहेंगे। तो एक दूसरी बात है। लेकिन सऊदी अरब खुद ईरान के अंदर भेजा था डेलीगेशन उसने। तो सऊदी अरब तो खुद जो है जंग नहीं चाहता, एस्केलेशन नहीं चाहता। तो कुल मिलाकर ये है कि कुछ लीडर्स हैं जो बहुत मैच्योर हैं और यही चीज़ हमें रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अमेरिका के बेसेस ही ईरान का टारगेट है लेजिटिमेट। और ये जो इस वक्त लाइव वीडियोस आप दिखा रहे हैं ये सब,
तो ये गालिबन बहरैन का है या शायद कुवैत का है। जी।